हेलो एंड वेलकम टू प्रैप्सॉन। आज हमारी जो क्लास होगी उसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंडियन मानसून या भारतीय मौसम के बारे में। ये क्लास एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके यूट्यूब पर जाइए, प्रैप्सॉन सर्च करो, सब्सक्राइब करो और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करो। क्लास स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं हमारे इंडियन मानसून की। इंडियन मानसून पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी होती है, उनके बारे में हमें पता होना ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं वेदर या मौसम की। तो वेदर क्या होता है, तो याद रखिएगा तापमान, वर्षण और आर्द्रता का दैनिक योग ही आपका मौसम कहलाता है या आपका वेदर कहलाता है। इसके बाद एक टर्मिनोलॉजी और आती है जिसे हम कहते हैं सीजन या ऋतु। तो याद रखिएगा, अगर हम मंथली सम की बात करते हैं, मंथली योग की बात करते हैं, टेम्परेचर के, प्रेसिपिटेशन के और ह्यूमिडिटी के, तो वो कहलाता है आपका सीजन या ऋतु। जब हम बात करते हैं हमारे क्लाइमेट की या जलवायु की, तो जब हम टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन और ह्यूमिडिटी के सालों साल यानी कि एनुअल उसका सम निकालते हैं तो वो बनता है हमारा क्लाइमेट। अगर हम किसी स्पेशल जगह का क्लाइमेट देखना चाह रहे हैं तो हमें कम से कम 20 से 30 साल तक उस पर नज़र रखनी पड़ेगी, उसके एटमॉस्फेरिक सिचुएशन को हमें क्या कहते हैं मॉनिटर करना पड़ेगा, और तब हम बता पाएंगे कि भाई वहाँ की जलवायु आखिर किस तरह की जलवायु है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, क्योंकि हम भारत के बारे में पढ़ रहे हैं तो भारत के बारे में बात करना ज़रूरी हो जाता है। जब हम क्लाइमेट ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो याद रखना, इंडिया का जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट कहलाता है। हालांकि इंडिया जो है वो ट्रॉपिकल और टेम्परेट दोनों जोन में आता है, लेकिन हमारी जब जलवायु की बात होती है तो हमारी जो जलवायु होती है वो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ये क्यों होती है, तो जैसा कि हम जानते हैं हमारा भारत जो है वो सिचुएटेड है आपके जो भूमध्य रेखा है उसके ऊपर, और बिल्कुल भारत के बीचों बीच से जाती है कर्क रेखा। कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के बीच होने की वजह से ये ट्रॉपिकल रीजन में आता है, ये हम अच्छे से जानते हैं। लेकिन जब ऊपर की बात करते हैं, भारत के नॉर्दर्न प्लेस की बात करते हैं, नदन की बात करते हैं, तो ये आ जाता है आपका टेम्परेट रीजन में। ठीक है, जैसे कि आप थोड़ा सा इसे यहाँ देख लीजिए। ठीक है, ये है आपकी भूमध्य रेखा, इसके ठीक बीचों बीच से जा रही है आपकी क्या जा रही है, कर्क रेखा जा रही है। समझ गए, ये क्या जा रही है, ये है आपकी 23.5 डिग्री कर्क रेखा। अब हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं इस एरिया की। ठीक है, ये क्या है, ये है इंडिया का सदर्न पोर्शन। भारत का सदर्न पोर्शन किस में आता है, ये आता है आपका उष्णकटिबंध या ट्रॉपिकल रीजन में। ठीक है, जब हम इसके कर्क रेखा के या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्दर्न पार्ट की बात करते हैं, उत्तर की बात करते हैं, तो ये आता है आपका टेम्परेट रीजन में। ठीक है, दोनों रीजन में आने के बावजूद भी इसकी जलवायु जो है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, और इसका मेन रीजन है वो है हमारा हिमालय। ठीक है, क्या है, हिमालय की स्थिति, क्योंकि हमारा हिमालय जो है वो कुछ इस तरीके से स्थित है जिसकी वजह से ऊपर पोल से आने वाली हवाएं जो है वो हिमालय से टकरा जाती हैं, क्योंकि हिमालय की ऊंचाई ज़्यादा है और आने वाली ठंडी हवाएं जो है भारत में एंटर नहीं कर पाती हैं। इसीलिए भारत में बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती है, जिसकी वजह से भारत की जो जलवायु होती है या इंडिया की जो क्लाइमेट जो जलवायु होगी वो होगी आपकी उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ठीक है, तो कैसी जलवायु होगी, ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट आपका इंडिया का कहलाता है ड्यू टू द रीजन ऑफ जो हिमालय। ठीक है, आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं कि हमारे मानसून को कौन कौन से फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है आपका ITCZ। ठीक है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ITCZ का ही मेन रोल होता है भारत के मानसून में। जिस तरीके से ITCZ ऊपर नीचे जाती है, भारत का मानसून भी ऊपर नीचे जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं ITCZ की। तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन क्या होता है ये आपको देखना है। याद रखिएगा, ITCZ का मतलब होता है लो प्रेशर। ठीक है, क्या होगा, लो प्रेशर। ITCZ वहीं बनेगी जहां पर लो प्रेशर होगा। अब लो प्रेशर कहाँ होगा, साथ ही साथ आप इसकी बात से, इसके नाम से भी समझ रहे हैं कि कोई एक ऐसी ट्रॉपिकल विंड होगी जो कि आपस में क्या हो रही है, कन्वर्जेंस हो रही है या एक दूसरे से मिल रही है। तो जब हम बात करते हैं, हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, तो हमने क्या पढ़ा था, ये है हमारी अर्थ।
ठीक है, और यहाँ पर है आपकी भूमध्य रेखा, ठीक है, ये क्या है आपकी 0 डिग्री है। 0 डिग्री से अगर हम ऊपर जाते हैं तो ये बनती है हमारी 23.5 डिग्री, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके बाद नीचे बात करते हैं और ये है 23.5 डिग्री आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। अब हम जब बात करते हैं हमारी ट्रेड विंड जो आती है वो कैसी आती है, ट्रेड विंड क्या कर रही है, इधर से, ठीक है, यहाँ से आ रही है और इस तरीके से आपस में आके क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही हैं या मिल रही हैं। तो यही जो पूरा एरिया कहलाता है वही कहलाता है आपका इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक है। क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक है। याद रखिएगा जो ITCZ होगा ना वो केवल और केवल आपके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक ही जाएगा, इससे ना ऊपर जाएगा, इससे ना नीचे जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है और इसी से ही भारत का मानसून जो है वो पूरी तरीके से प्रभावित होता है, ठीक है। इसी से हमें पता चलेगा कि भारत में सबसे पहले बारिश कहाँ होती है, सबसे लास्ट में बारिश कहाँ होती है, क्यों बारिश जो है वो ऊपर ज़्यादा जो है पश्चिम साउथ वेस्ट मानसून से ऊपर नहीं होती है। आखिर क्या कारण है कि सबसे पहले मानसून जो है वो अंडमान निकोबार पर पहुंचता है। तो याद रखिएगा इसकी जो स्थिति है ITCZ की वही आपको मेनली याद रखनी है अपने फैक्टर्स में जो मानसून को, इंडिया के मानसून को प्रभावित करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका तिब्बतन प्लेटू है, जेट स्ट्रीम है और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ये 4 पॉइंट्स हैं जो कि भारत के मानसून को प्रभावित करते हैं, ठीक है। जैसा कि हम बात करते हैं ITCZ की, ठीक है, तो जो थोड़ा सा ITCZ देख लेते हैं भाई। यहाँ तक कि मैंने आपको बता दिया है कि ITCZ कर्क रेखा और भूमध्य कर्क रेखा और मकर रेखा के इर्द गिर्द ही घूमती है, ना ऊपर जाती है ना नीचे जाती है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा ITCZ की। तो ये है भारत, ठीक है, थोड़ा सा भारत का मैप देख लीजिएगा, गूगल पे बड़ा ही गलत दे रखा होता है पर ये फैक्ट अच्छा था तो मैंने ले लिया। ये देखिए ये है आपका भूमध्य रेखा, ये क्या है, ये भूमध्य रेखा है आपकी, ठीक है, ये है आपकी 0 डिग्री भूमध्य रेखा और ये है आपकी ITCZ। याद रखिएगा जब हमने बात करी थी आपके सन के मूवमेंट की बात करी थी कि सन क्या करता है, यहाँ हम देख लेते हैं, ये है हमारी अर्थ, ठीक है, ये है अर्थ है, ये है आपका 0 डिग्री, ठीक है, यानी कि इक्वेटर, यहाँ है आपका 23 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ है ये हमारा, और यहाँ पर है हमारा 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है, यहाँ 23.5 डिग्री साउथ है। अब हम बात करते हैं सन की रेस की, ठीक है। हम जानते हैं कि सन की जो रेस है वो इक्वेटर पे कब पड़ती है, वो पड़ती है आपकी 21 मार्च को और 23 सितंबर को, ठीक है। जब 21 मार्च को सन की रेस भूमध्य रेखा पर पड़ेगी तो क्या होगा, धीरे 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 सन जो है वो ऊपर की तरफ खिसकना शुरू कर देता है और सन की जो रेस है कर्क रेखा पर पड़ती है 21 जून को लंबवत, यहाँ तक हमको पता है। इसके बाद धीरे 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 करके जब सन नीचे आने लगता है तो 23 सितंबर आती है, 23 सितंबर को इसकी रेस पड़ेगी इक्वेटर पे। इक्वेटर से जैसे ही नीचे आएगा 22 दिसंबर को सन की सीधी सीधी जो रेस पड़ती है वो पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में, जो कि सदर्न हेमिस्फीयर में है, जिसे हम 23.5 डिग्री साउथ मानते हैं, ठीक है। यहीं से हमारी ITCZ गुजरती है। क्यों गुजरती है, क्योंकि दोनों जो ट्रेड विंड्स हैं वो आपस में यहाँ पर आके कन्वर्ज हो जाती हैं। अब क्या होता है, हमारे यहाँ जो बारिश होती है ना वो होती है गर्मियों में साउथ वेस्ट मानसून की वजह से, ठीक है। अब क्या होगा, ITCZ कहाँ बननी चाहिए, यहाँ बननी चाहिए। जैसे जैसे जो इसकी बेल्ट है, जैसे जैसे बेल्ट ऊपर खिसकती है ITCZ भी ऊपर खिसकना शुरू कर देता है। जहां जहां ये दोनों ट्रेड विंड आपस में टकराएंगी वहीं पर मानसून भी आना शुरू कर देता है। जैसे जैसे ये ट्रेड विंड ऊपर जाती है मानसून ऊपर जाता है, जैसे जैसे नीचे आती है, जैसे जैसे ITCZ नीचे खिसकता है, मानसून जो है वो नीचे लौटना शुरू कर देता है, ठीक है। तो यहाँ आप समझ रहे हैं ये है आपका इक्वेटर, यहाँ पर क्या सिचुएशन चल रही है, ये है समर सीजन और यहाँ पर ITCZ जो है वो धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू कर रहा है। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ट्रेड विंड्स जो हैं वो आपस में कन्वर्ज हो रही हैं और वो हो रही हैं धीरे धीरे कर्क रेखा के समीप जाकर, ठीक है। जहां सबसे पहले जो आपका ITCZ जहां पर
सबसे पहले ITCZ बनता है या दोनों भी जो पवने जो है वो कन्वर्ज होंगी उस वहाँ पर सबसे पहले मानसून आता है। यही वजह है कि भारत के दक्षिणी एरिया में अंडमान निकोबार में मानसून जो है वो 20 मई के आसपास आ जाता है। ठीक है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं मानसून जो है वो धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू कर देता है। फिर आता है आपकी सर्दियां यानी कि विंटर आ जाता है, और विंटर में क्या होगा, बेल्ट नीचे खिसकना शुरू करती है क्योंकि सन का मूवमेंट जो है वो कैप्रिकॉर्न की तरफ चला जाता है। ITCZ भी नीचे निकलना शुरू करेगा और धीरे धीरे आपका मानसून जो है वो वापस होना शुरू कर देता है, क्योंकि हमारी पवनें जो है याद रखना हमेशा हाई टू लो ही चलती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं और थोड़ा सा जेट स्ट्रीम को देख लेते हैं। तो जेट स्ट्रीम में ऑलरेडी लास्ट क्लास में आपको बता चुकी हूँ, मैंने बात करी थी कि हमारी जो पवनें हैं वो दो तरीके से चलती है। एक चलती है क्षैतिज जो कि हमारी सरफेस पे चलती है, और एक आपके ऊपर चल रही होती है। तो ऊपर चलने वाली पवनों को ही क्या कहते हैं, जेट स्ट्रीम कहते हैं। और जेट स्ट्रीम की जो कह सकते हैं मजबूती और इसका मजबूत होना और कम मजबूत होना ही हमारे भारत के मानसून पर निर्भर करता है। ठीक है, आगे चलते हैं और थोड़ा सा बात करेंगे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं भारतीय मौसम में, या ये कह सकते हैं इंडियन जो आपका मौसम विज्ञान है, भारतीय मौसम विभाग है, उसने भारत की जलवायु को कितनी ऋतुओं में बांटा हुआ है। तो जब हम इसके सीजन्स की बात करते हैं तो याद रखना विंटर, समर, रेनी और ऑटम। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में कितने प्रकार की ऋतुएं होती हैं, तो याद रखिएगा 4 प्रकार की ऋतुएं होती हैं, विंटर, समर, रेनी और ऑटम। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं विंटर सीजन या शीत ऋतु की। जब हम शीत ऋतु की बात करेंगे तो याद रखिएगा ये आपके मिड नवंबर से शुरू होती है और लगभग फरवरी के अंत तक बनी रहती है। यानी कि सर्दियां जो होती हैं वो नवंबर के मध्य से शुरू होती हैं और लगभग फरवरी तक ही बनी रहती हैं। आगे चलते हैं तो याद रखिएगा इसका जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे जैसे ही हम ऊपर साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव करते हैं टेम्परेचर जो है वो कम होता जाता है, सीधी सी बात है, पता ही है आप लोगों को। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर टेम्परेचर की, तो अगर हम ईस्टर्न कोस्ट की बात करेंगे तो 24 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो नॉर्थ तापमान होता है आपका यहाँ पर। और अगर हम नदर्न प्लेन की बात करते हैं यानी कि जो मैदानों की बात करते हैं, उत्तरी मैदानों की बात करेंगे, वहां का तापमान हो जाता है 10 से लेके 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन जो है वो आपके SSC में पूछा गया है कि तापमान कितना होता है। तो शीत ऋतु में याद रखना जो एवरेज तापमान रहेगा 24 से 25 डिग्री रहता है आपके पूर्वी तट का, और मैदानी इलाकों का 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में पाया जाता है। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि इस टाइम पे नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड जो होती हैं वो प्रभावी होती हैं। क्यों प्रभावी होती हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि ITCZ नीचे जा रहा है और पवनें जो हैं वो हाई टू लो चल रही होती हैं, और यहीं पर लौटता हुआ मानसून जो है वो प्रभावी हो जाता है आपके शीत ऋतु में। ठीक है, तो यही आपकी सीधी सी बात है कि जमीन से समुद्र की ओर बहती हैं पवनें, इसलिए देश में ज्यादातर हिस्सों में शुष्क मौसम रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि देखो आगे हम पढ़ेंगे कि पवनें किस तरीके से जा रही हैं, कैसे बारिश हो रही है, कैसे क्या हो रहा है वो हम जानते हैं। याद रखना जब भारत की लौटते हुए मानसून की बात करते हैं ना, जब साउथ वेस्ट की बात करेंगे तो वो कहाँ से जा रही है, अरेबियन सी से जा रही है, हिंद महासागर से जा रही है, तो यहाँ से पवनें मॉइस्चर लेकर जा रही होती है। लेकिन अब लौटते हुए मानसून से आ रही हैं पवनें, तो सीधी सी बात है भारत में कोई बहुत बड़ी वाटर बॉडी तो है नहीं, तो मॉइस्चर जो होता है वो इनके पास नहीं होता है, जिसकी वजह से लौटते हुए मानसून की जो पवनें होती हैं वो शुष्क होती हैं। इसीलिए हमारे यहाँ जो मानसूनी जो शीत ऋतु में या ये कह सकते हैं विंटर में हमारे यहाँ बारिश जो होती है वो कम होती है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में शीत ऋतु में बारिश होती है या विंटर सीजन में बारिश होती है। इसका कारण क्या है? ये देखिए, ये हमारी इंडिया है। ठीक है, यहाँ से पवन क्या कर रही है, यहाँ आ रही है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल होगा। ठीक है, बे ऑफ बंगाल होगा। अब ये तो पूरा कैसा है,
लैंड एरिया है, यहाँ से तो भैया इसको कोई मॉइस्चर मिलने नहीं वाला। लेकिन अगर हम बात करते हैं इस एरिया की, ठीक है, तो ये क्या है, ये बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर ले सकती है ना, यहाँ से मॉइस्चर लेने की वजह से और यहाँ की रिलीफ की वजह से ये यहाँ पर क्या करती है, बारिश कर देती है। यही वजह है कि शीत ऋतु में तमिलनाडु या कोरोमंडल के तट पर बारिश होती है और वो बारिश जो होती है वो उसे साउथ वेस्ट मानसून से नहीं मिलती है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई है, तो आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो याद रखना, उत्तर के मैदानी इलाकों में पश्चिम और उत्तर पश्चिम से चक्रवाती विक्षोभों का प्रभाव होता है। इससे मौसम में विशेषता है, इन्हें से पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि चलिए मैडम आपने कहा कि तमिलनाडु के तट पर जो बारिश होती है वो साउथ नॉर्थ ईस्ट माउंटेन या मानसून या फिर लौटते हुए मानसून से होती है, हम समझ गए। लेकिन उसका क्या कारण है कि नॉर्थ में बर्फ पड़ रही होती है, नॉर्थ में बारिश हो रही होती है। हम जानते हैं नवंबर दिसंबर में आपके उत्तर प्रदेश में बारिश हो जाती है, दिल्ली में खूब बारिश होती है, अभी फिलहाल भी अगर देखा जाए तो बारिश हुई। उसका कारण है पश्चिमी विक्षोभ या वेस्ट। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को। अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होगा, देखिए याद रखिएगा, जो आपका पश्चिमी विक्षोभ जो होता है वो चक्रवात होगा, जो कि आपका बनता है वेस्टर्न साइड में, और वेस्टर्न साइड में ये बनता है आपके मेडिटेरियन सी में। मेडिटेरियन सी में बनने वाला चक्रवात जो होता है वो आपके वेस्टर्लीज या पछुआ पवनों की वजह से भारत में आकर प्रवेश करता है और भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में ये क्या करता है, बर्फबारी करता है, बारिश करता है। सर्दियों में कश्मीर में, जम्मू में, आपके हिमाचल प्रदेश में होने वाली बर्फबारी, दिल्ली उत्तर प्रदेश में होने वाली बारिश का जो कारण होता है वो यही आपका पश्चिमी विक्षोभ होगा। यहाँ तक कि राजस्थान में जो वर्षा होती है, जैसे मावट कहते हैं, उसका कारण भी यही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हमारे समर सीजन के बारे में। जब हम समर सीजन की बात करते हैं तो याद रखिएगा ये आपके मार्च से शुरू होता है और लगभग जून जुलाई तक ये चलता है। यहाँ पर जो विंड होती है वो होती है आपकी हॉट एंड ड्राई एयर जो होती है वो यहाँ पर पाई जाती है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि इस मौसम में स्थल की गर्म हवा और शुष्क हवा समुद्र की जो होती है वो आपस में मिल जाती है, जिसकी वजह से चक्रवातों का निर्माण होता है। इन्हीं चक्रवातों को मानसून पूर्व चक्रवात या प्री मानसून कहा जाता है। ठीक है, भारत में कुछ प्री मानसून हवाएं चलती हैं या भारत में कुछ प्री मानसून होते हैं, चक्रवात होते हैं, जैसे नॉर्वेस्टर कहा जाता है। पहले याद रखिएगा ये पूर्वी भारत में, जहाँ पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, यहाँ पर इसको चाय और चावल की खेती के लिए उपयोगी माना जाता है। इसके अलावा काल बैसाखी जो कि पश्चिम बंगाल में होती है, और अगर इसकी लोकल लैंग्वेज में देखते हैं तो नॉर्वेस्टर जो है इसको कहा जाता है। उसके बाद है चेरी ब्लॉसम, कर्नाटक और केरल में ये पाई जाती है। कॉफ़ी के फूल खिलने के लिए ये ज़्यादा उपयोगी है। आम्र वर्षा की हम बात करते हैं तो साउथ इंडिया में पाई जाती है और आमों के समय से पहले पकने के लिए ये उपयोगी होती है। बोर्डो चिला ये असम में पाई जाती है और इस नॉर्वेस्टर को ही बोर्डो चिला भी कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं आपके रेनी सीजन की। तो रेनी सीजन की जब हम बात करेंगे तो याद रखिएगा ये जून से लेके लगभग आपके सितंबर तक का एरिया जो है आपका टाइम जो है वो इसमें आता है। ये आपके साउथ वेस्ट मानसून जो होता है वो इसी सीजन में भारत में प्रवेश करता है। ठीक है, आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं ऑटम या पतझड़ के सीजन की। तो याद रखना अक्टूबर से लेके आपके लगभग दिसंबर तक का एरिया जो है वो यहाँ पर पाया जाएगा। ठीक है, कितना टाइम पीरियड होगा, अक्टूबर से दिसंबर। ये जो मैं आपको टाइम बता रही हूँ ना, ये इसलिए भी बता रही हूँ कि एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा कितने समय तक भारत में रहता है। यहीं पर यानी कि ऑटम सीजन में ही आपका मानसून रिट्रीटिंग सीजन या लौटते हुए मानसून का टाइम भी इसमें आता है, और यही समय है जहां पर लौटते हुए मानसून की वजह से तमिलनाडु और श्रीलंका जैसे क्षेत्रों में बारिश जो है वो होती है। ठीक है, थोड़ा सा भारत में रेनफॉल का जो परसेंटेज है वो देख लेते हैं, रेनफॉल का रेशियो देख लेते हैं। तो याद रखिएगा अगर एवरेज रेनफॉल की बात करते हैं इंडिया में तो 120 से लेकर 150 सेंटीमीटर तक पाई जाती है। हाईएस्ट रेनफॉल जो होती है वो आपके मेघालय क्षेत्र में पाई जाती है, और सबसे कम रेनफॉल जो होती है वो आपके थार डेजर्ट राजस्थान में। इसके अलावा आपकी लेह लद्दाख में भी सबसे कम बारिश होती है वो यहाँ पर पाई जाती है। अगर हम 4 टाइप बात करते हैं रेनफॉल्स की जो
भारत में परसेंटेज के हिसाब से हम देखते हैं तो हम बात करेंगे साउथ वेस्ट मानसून से 74% बारिश होती है इंडिया में। अगर हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून से तो 10%। अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से भारत में 3% बारिश होती है और प्री मानसून से हमारे यहाँ 13% बारिश जो है वो पाई जाती है। ठीक है, थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो याद रखिएगा मॉनसून जो शब्द है वो अरबी भाषा का शब्द है जो कि मौसम शब्द से बना है और इसका अर्थ होता है मौसम या ऋतु। ठीक है, इसका प्रयोग जब हो करा गया था तो किसके द्वारा किया गया था? तो अरब के जो नाविक हैं उनके द्वारा किया गया था और अरब के नाविक भारत के साथ इस समय व्यापार जो है वो किया करते थे। अगर हम बात करते हैं शीतकाल में तो यहाँ पर मानसूनी जो प्रभाव होता है उसे नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट मानसून कहा जाता है, या इसे आप कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। समर सीजन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो मानसून होता है वो साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट पाया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर ऋतुओं में परिवर्तन होता है जो कि भारतीय मानसून की प्रमुख विशेषता होती है, याद रखिएगा। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सीजनल चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ विंड इज मेन फीचर ऑफ द इंडियन मानसून। ठीक है, मानसून इज द पार्ट ऑफ सिंथेसिस क्लाइमेट प्रोसेस। देयर इज अ कंटिन्यूड रिसर्च on this and many concepts have come from the regarding on the monsoon। आगे चलते हैं, हम बात कर लेते हैं भारत के अलावा मानसून कहाँ कहाँ होता है। तो याद रखिएगा मैक्सिको, यहाँ पर आप देख रहे हैं कैलिफोर्निया का एरिया, ब्राजील का इधर वाला पार्ट आ जाएगा, इधर मेडागास्कर है, यहाँ आप देख रहे हैं भारत का एरिया। ठीक है, ये पूरा पार्ट है। इधर ऑस्ट्रेलिया का नदर्न एरिया, यहाँ पर भी मानसूनी टाइप की जो एरिया है या ये कह सकते हैं मानसूनी पवनें जो है वो पाई जाती है, मानसून यहाँ पर भी आता है। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं अपने समर मानसून या ग्रीष्मकालीन मानसून की। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा यहाँ देखते हैं, हमें पता है ये है हमारा भारत। ठीक है, हम जानते हैं कि जो आपका समर में जो मानसून आता है वो कहाँ से आता है? वो आता है आपके साउथ वेस्ट से। ठीक है, जब साउथ वेस्ट से मानसून आएगा तो क्यों आएगा? जैसा कि हम पहले से जानते हैं कि जो पवनें होती हैं वो हाई टू लो चल रही होती है। ठीक है, अब क्या है, हम जानते हैं कि पानी जो है वो देर में गर्म होता है और देर में ही ठंडा होता है। अब इस समय नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रहा है, या ये कह सकते हैं इस समय भारत में क्या चल रहा है, यहाँ पे चल रही है गर्मियाँ। गर्मियों की वजह से क्या होगा, यहाँ पर टेम्परेचर जो होता है वो कैसा हो जाता है? हाई हो जाता है, और प्रेशर कैसा होगा? वो लो हो जाएगा। सीधी सी बात है। अब जो हवाएं चलती हैं वो कैसे चलेंगी? हाई टू लो चलेंगी। अब हम बात करते हैं अगर यहाँ पर इंडियन ओशन की, तो इंडियन ओशन में क्योंकि पानी देर में गर्म और देर में ठंडा होता है तो यहाँ पर क्या होगा, वाटर जो होगा वो आपका टेम्परेचर उसका जो होगा इसके कंपैरिजन में ठंडा होगा या कम होगा, और प्रेशर जो होगा वो आपका कैसा होगा? हाई होगा। जब प्रेशर हाई होगा तो हवाएं जो होती हैं वो आपके कुछ इस तरीके से चलना शुरू कर देती हैं। ठीक है, जब हवाएं इस तरीके से चल रही हैं तो सीधी सी बात है, ये कौन सा मानसून आपका कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका साउथ वेस्ट मानसून, क्योंकि पवनें जो चल रही हैं वो हाई टू लो चल रही हैं और अपने साथ मॉइस्चर लेके चल रही हैं, जो कि आपके भारत के अंदर बारिश का मेन कारण बन जाती हैं। अब आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से पवनें उठ रही हैं और ये पहुँच रही हैं आपके वेस्टर्न घाट तक। ठीक है, ये कहाँ पहुँच रही है? वेस्टर्न घाट तक पहुँच रही हैं, और वेस्टर्न घाट में क्या कर रही हैं? ये कर रही हैं बारिश। क्यों कर रही हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि वेस्टर्न घाट पे क्या है, पर्वत है और बहुत बड़ी बड़ी चोटियां हैं, जिसकी वजह से पवनें क्या करती हैं, वो धीरे धीरे यहाँ जाती हैं, पैरेलली जाते हुए उठ जाती हैं, और उठने के बाद बादल बनते हैं। बादल बनने के बाद ये यहाँ पर क्या करती है, बारिश जो है वो कर देती है। याद रखिएगा जो साउथ वेस्ट मानसून है वो यहाँ पर जब भारत के एकदम दक्षिणी पॉइंट पे आता है, यहाँ से ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक होता है आपका अरेबियन पार्ट यानी कि अरेबियन सी का पार्ट, और एक होता है आपका बे ऑफ बंगाल का पार्ट। जब हम अरेबियन धारा की बात करते हैं, या ये कह सकते हैं अरेबियन साइड के आपके मानसून की बात करेंगे, तो यहाँ से जो बारिश होती है ना, ये आपके वेस्टर्न घाट पे होगी, और वेस्टर्न घाट के अलावा आपका थोड़ा बहुत पार्ट जो है वो गुजरात का और आपका आ जाता है। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है, रेनफॉल शेडो एरिया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट में जो बारिश हो रही है साउथ वेस्ट से हो रही है, लेकिन क्यों? क्योंकि यहाँ पर पर्वतें इतने बड़े बड़े हैं कि जो बारिश है
जो हवाएं हैं वो मॉइस्चर को यहीं गिरा दे रही हैं, उस तरफ नहीं जा पा रही हैं, तो यहीं पर बन जाता है रेनफॉल शेडो एरिया। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि रेनफॉल शेडो एरिया कहाँ पर है, तो वो बनता है आपके वेस्टर्न घाट के दूसरी तरफ। ठीक है। एक चीज और याद रखिएगा, जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि जब मानसून आता है तो इसमें ITCZ का इंपॉर्टेंट रोल होता है। इस बात को बिल्कुल याद रखना, भूलना मत। ITCZ की वजह से ही सबसे पहले मानसून अंडमान निकोबार पे आ रहा था। धीरे धीरे आपका ये उसके अंडमान निकोबार के बाद भारत के केरला के क्षेत्र में पहुंचेगा। केरला से होते 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 ये सीधा आपके नदर्न पार्ट में पहुंच जाता है। एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है कि जब बारिश की हम बात करते हैं तो आपके केरला या सदर्न पार्ट में, इंडिया के सदर्न पार्ट में जो बारिश होती है वो 300 सेंटीमीटर तक भी पहुंच जाती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ऊंची चोटियाँ हैं। जैसे आप अनाईमुड़ी चोटी को देख लो, नीलगिरी चोटी को देख लो, उसकी वजह से यहाँ पर जो मानसून, जो वर्षा की, जो कह सकते हैं रेनफॉल की जो मात्रा है वो ज़्यादा होती है नदर्न के पार्ट से कंपेरिजन करके। ठीक है। अब हम बात करते हैं बे ऑफ बंगाल के एरिया में। ठीक है। अब क्या हुआ, हमने देखा अरेबियन सी को, अभी तक हम देख रहे थे यहाँ तक। अब हम बात करते हैं बे ऑफ बंगाल की। जब हम बे ऑफ बंगाल की बात करते हैं तो जहाँ ये बांग्लादेश से ऊपर पहुँचती है और मेघालय वाले एरिया में पहुँचती है, तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, यहाँ पे 3 टाइप की चोटियाँ होती हैं, जिसे हम कहते हैं 3 पहाड़ियों को, गारो, खासी और जैंतिया। ये आपस में इतनी सक्रिय होती है कि जब यहाँ पर आपका मानसून पहुँचता है तो फंस जाता है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है वो यहीं पर होती है। इसीलिए मेघालय का मौनेसराम और चेरापूंजी जो है भारत में सबसे ज़्यादा मानसून प्राप्त करने वाला एरिया जो है वो बन जाता है। इसके बाद क्या होगा, धीरे 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 जो पवने हैं वो यहाँ से मुड़ने लगती है और भारत के अंदर आने लगती हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर जैसे जैसे ये आपके जो वाटर बॉडी है वहाँ से दूर जाती है, लैंड एरिया में जाती है, इनका मॉइस्चर जो है वो ख़त्म होने लगता है, और ख़त्म होने की वजह से जो रेनफॉल की मात्रा है, रेनफॉल की जो डेंसिटी है वो यहाँ पर आके कम होने लगती है, और सबसे लास्ट में जो मानसून पहुँचता है वो पहुँचता है आपके पंजाब में, और सबसे कम समय तक पंजाब में ही आपका मानसून जो है वो ठहरता है। इसके अलावा एक और चीज़ याद रखिएगा, जो वेस्टर्न घाट से आने वाली या अरेबियन सी से आने वाली जो मानसून है वो यहाँ पर, अगर हम बात करते हैं आपके अरावली की स्थिति को, ठीक है, यहाँ आप क्या देख रहे हैं, ये है आपका अरावली, यहाँ आप देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है, ये है आपकी अरावली, और अरावली की जो स्थिति है वो कुछ इस तरीके से है। ठीक है। अब क्या होता है, जब मानसून यहाँ से अंदर एंटर करता है तो अरावली के ये सीधे सीधे निकल जाता है, जिसकी वजह से राजस्थान का जो एरिया है वो वेस्टर्न अरेबियन सी से आने वाली मौसमी धाराओं से बारिश प्राप्त नहीं करता है, और जिसकी वजह से यहाँ पर वर्षा जो है वो नहीं पाई जाती है, याद रखिएगा। ठीक है। आगे चलते हैं, और अरब सागर की शाखा को हमने देख लिया है। ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पर कुछ दर्रे पाए जाते हैं, इन दर्रों की वजह से ये अरब सागर की शाखा जो है वो मानसूनी शाखा जो है भारत के अंदरूनी भागों पर पहुंच जाती है, और बहुत ही कम तरीके से यहाँ पर बारिश करती है। ठीक है। इस मानसून में राजस्थान भी लाभ नहीं उठा पाता है, क्योंकि अरावली श्रेणियां मानसूनी पवनों की दिशा के समानांतर है, और यहाँ पर पर्वतीय प्रकार की वर्षा जो है वो नहीं हो पाती है। आगे चलते हैं, और यहाँ पर हमने बंगाल की खाड़ी को देख ही लिया है। याद रखिएगा 25 जून के आसपास जो है वो दिल्ली और पश्चिम यूपी तक मानसून पहुँचता है। सबसे लास्ट में 15 जुलाई तक ये पंजाब में जो है मानसून पहुँचेगा, ये बात याद रखनी है। एक पॉइंट और यहाँ पर आपको मेनली देखना है कि अरावली पर्वत की जो श्रृंखला है वो यहाँ से मानसून पहुँचने में जो आर्द्रता है या ह्यूमिडिटी कह सकते हैं, या जो मॉइस्चर होता है उसमें पवनों में, वो यहाँ पर आकर खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर बारिश नहीं होती है, और अरावली के पक्ष में थार रेगिस्तान का यहाँ पर क्या होता है, निर्माण होता है। याद रखिएगा पवनें लैंड एरिया में जब पहुँचती है ना, तो अपना जो मॉइस्चर होता है वो धीरे धीरे वर्षा करती हुई जाती है, और जब तक ये थार मरुस्थल तक पहुँचती है इनका जो मॉइस्चर होता है वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे राजस्थान में थार मरुस्थल का जो होता है वो निर्माण होता है। याद रखना भारत में वर्षा का एक निश्चित पैटर्न है। हिमालय के दक्षिण में जाने पर वर्षा लगातार जो होती है कम होती जाती है, और पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा जो है वो कम होगी। उत्तर प्रदेश के संबंध में अगर बात करते हैं तो गोरखपुर में सबसे ज़्यादा
वर्षा होती है और सबसे कम वर्षा जो होती है वो आपके मथुरा में होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जो बंगाल ब्रांच है उसको हमने देख लिया है। यहाँ पर आप और अच्छे से देख सकते हैं, इन डेट्स को देख सकते हैं कि लगभग 1 जून के आसपास ये केरल में पहुंचती है, 5 जून के आसपास ये इधर आ जाएगी, मुंबई में लगभग 10 जून के आसपास आती है। ठीक है, इस बार आपने देखा होगा कि यहाँ पर जब हम गर्मियों में बात कर रहे थे तो 21 जून के बाद भी भारत में मानसून नहीं आया था और उसका मेन कारण ये था कि ITCZ यहाँ तक नहीं पहुंची थी। ठीक है, इसी तरह जब हम लौटते हुए मानसून की बात करते हैं, यानी कि सर्दियों में होने वाली बारिश की बात करते हैं, तो उसकी भी कुछ डेट्स जो है वो यहाँ पर अच्छे से दी गई हैं। अब हम बात करते हैं शीतकालीन मानसून या विंटर मानसून की, जिसे हम नॉर्थ ईस्ट मानसून भी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा 21 जून के बाद सूर्य का जो दक्षिणायन है, या ये कह सकते हैं जो सन जो है वो साउथ की तरफ, सदर्न जो पार्ट है उसमें आपका मूव करना शुरू कर देता है और जो वर्टिकल रेस है वो इक्वेटर पर पहुंचती है 23 सितंबर में और धीरे धीरे वो आपकी पहुंच जाती है 22 दिसंबर के आसपास। कहाँ पहुंच जाती है? 22 दिसंबर के आसपास वो पहुंच जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर। ठीक है, इसके विपरीत हिंद महासागर में कुछ अधिक तापमान के कारण वायु गर्म होती है और ऊपर उठने लगती है, जिससे निम्न दाब का निर्माण होता है। भारत में अब पवन हिंद महासागर की ओर चलने लगती है और इन्हीं को लौटता हुआ मानसून कहते हैं। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, अभी तक हमने क्या देखा था, नीचे से वायु जो है वो ऊपर की तरफ जा रही थी। ठीक है, अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ से देख लेते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर क्या हो गई, यहाँ हो गई है सर्दी होने की वजह से यहाँ टेम्परेचर कैसा है, कम है। टेम्परेचर कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है प्रेशर जो होता है वो हाई होता है। ठीक है, सीधी सी बात है, प्रेशर हाई होगा तो पानी की बात करेंगे तो यहाँ पर टेम्परेचर कैसा होगा, ज्यादा होगा और प्रेशर जो होगा वो कैसा होगा, लो होगा। और हमने अभी तक यही पढ़ा है कि पवनें हाई से लेके लो तक चलती हैं, हाई टू लो ही पवनों का संचरण होता है। तो अब क्या होगा, पवनें जो है वो वापस क्या करने लग जाएंगी, आपके हिंद महासागर की तरफ जो होती है मुड़ने लग जाती हैं और उनकी वजह से क्या होता है, भारत में जब ये पवनें लैंड एरिया से निकलती हैं तो ये शुष्क होती हैं, ड्राई होती हैं, क्योंकि लैंड एरिया में न कोई ऐसा वाटर बॉडी नहीं मिलती जिनसे ये मॉइस्चर जो है वो उठा सके। ठीक है, इसी वजह से आपने देखा होगा कि शीतकाल में भारत में वर्षा नहीं होती है। अगर हम बात करते हैं कोरोमंडल तट की या तमिलनाडु के एरिया की, तो याद रखिएगा कि तमिलनाडु में आखिर वर्षा क्यों होती है, क्योंकि हम तो बात कर रहे हैं कि भैया आपके भारत में शीतकालीन ये जो लौटते हुए मानसून से बारिश नहीं होगी। अब एक बात बताइए, यहाँ से मानसून जब लौट रहा है तो यहाँ पे ये कुछ हिस्सा बे ऑफ बंगाल में भी तो पहुंचा है, यहीं से ये मॉइस्चर उठाती है और यहाँ पर जाके झमाझम जो होती है बारिश जो है वो कर देती हैं। यही कारण है कि बे ऑफ बंगाल से उठने वाला मॉइस्चर, बे ऑफ बंगाल से लेने वाली मॉइस्चर को ही ये पवनें क्या करती हैं, आपकी तमिलनाडु के तट पर, कोरोमंडल के तट पर जो है वो बारिश कर देती हैं। और यही कारण है कि भारत में लौटते हुए मानसून से तमिलनाडु के तट पर जो होती है बारिश होती है, ना कि आपके साउथ वेस्ट मानसून से। ठीक है, तो ये आप आगे देख लें। याद रखना, लौटते हुए मानसून से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के तट पर वर्षा होती है, अर्थात कोरोमंडल तट इस वर्षा का लाभ उठाता है, जबकि दक्षिण पश्चिम मानसून से तमिलनाडु का जो तट है वो छूट जाता है, यहाँ पर बारिश नहीं होती है। याद रखिएगा, यहाँ आप देख सकते हैं ये लौटता हुआ मानसून है, यहाँ पे मानसून लौट रहा है धीरे धीरे करके, और ये जो है अब अपना मॉइस्चर जो है वो बे ऑफ बंगाल से लेगा और यहाँ पर जो है वो बारिश करेगा, सीधी सी बात है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये जो क्लास थी हमारी इंडियन मानसून की, ये हमारी आज यहाँ खत्म होती है। इसी के साथ एटमॉस्फेयर का जो टॉपिक है वो भी यहाँ पर समाप्त होता है। बताइएगा ये क्लास कैसी लगी आपको, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। बाकी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा। धन्यवाद।